Assalamualaikum to all of you. Hope you all are fine and doing well. तो आज हम जो अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं या दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्जरी का, जो कि शॉक एंड इट्स मैनेजमेंट पर होगा। और इसी चैप्टर में हम हेमरेज भी करेंगे, जो कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ शॉक एंड इट्स मैनेजमेंट को देखेंगे। तो जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि हमारा आज का टॉपिक शॉक एंड इट्स मैनेजमेंट है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज शॉक। ठीक है, तो शोक की डेफिनेशन क्या है? शोक की डेफिनेशन ये है कि बेसिकली इट इज अ सिस्टमिक स्टेट ऑफ लो टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, शोक में होता क्या है कि कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से जो टिश्यू को ऑक्सीजन मिल रही है वो कम हो जाए, उसको न्यूट्रिशन मिल रही है वो बहुत ही कम हो जाए, विच इज इनएडिक्वेट फॉर नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन। आप सबको पता है कि सेलुलर सेल लेवल पर रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक भी होती है, एनएरोबिक भी होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन डिजीज वगैरह में आपको देखने को मिलती है। तो हम इसमें देखेंगे कि वाई एरोबिक रेस्पिरेशन इज कन्वर्टेड टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो शोक की जो मोटी मोटी डेफिनेशन है वो क्या है? शोक इज द सिस्टमिक state of low tissue perfusion, low tissue perfusion, ठीक है, which is very inadequate for normal cellular respiration, which is inadequate for normal cellular respiration। तो ये है शोक की मोटी मोटी डेफिनेशन। ठीक है, अब ये जो शोक जो है ये बेसिकली ये ऐसी कंडीशन है, ये बेसिकली सर्जरी के पेशेंट्स में, ठीक है, दिस इज द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ डेथ। तो ये बात याद रखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट cause of death in सर्जिकल पेशेंट। ठीक है, तो ये बात याद रख लो। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी लाजमी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पैथोलॉजी बिहाइंड द सीन ऑफ एनी डिजीज। ठीक है, अच्छा, होता क्या है कि जब टिश्यू जो है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में इसको पढ़ा कि इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ लो टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है, which is very inadequate for the normal cellular respiration। that means कि जब कभी भी लो टिश्यू परफ्यूजन होगी तो आपने एक बात जहन में लानी है कि देयर इज वेरी लो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होती वहां पर। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी, द रिड्यूस्ड टिश्यूज दैट इज डिप्राइव ऑफ सेल्स ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन एरोबिक शिफ्ट टू एनारोबिक। और आपको पता है कि एरोबिक मतलब एयर यूज करना, एयर में ऑक्सीजन होती है, तो एरोबिक शिफ्ट, एरोबिक से एन एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, और आप सबको पता है कि जब कभी भी एनारोबिक हमारी बॉडी ने कंपेंसेशन तो करना है ना, एनारोबिक से भी हमें एटीपी मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है एज कम्पेयर टू एरोबिक। लेकिन इसका नुकसान है, पहले भी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि हमारी बॉडी कंपेंसेशन करती है एट एक्सपेंस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, जो हमें बाद में नुकसान देती है। इससे एनर्जी तो बनेगी, लेकिन एट एक्सपेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। ठीक है, ठीक है, और आप सबको पता है इफ देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड दैट विल लीड्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया तो हमारी बॉडी कंपेंसेट करेगी इस कंडीशन को, तो हमें हमारे लंग्स जो है, आगे हम देखेंगे क्या होगा, हमारे रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा टू इंक्रीज द CO2 एक्सक्रीशन। ठीक है, जब CO2 एक्सक्रीशन ज्यादा होगी तो दैट मीन्स कि बाई कार्ब जो है वो लॉस हो जाएगा, दैट विल लीड्स टू द ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो वहां पर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अब होता क्या है कि जब लैक्टिक एसिड, जारी बात है, ग्लूकोज जितनी भी सेल में होती है वो इस्तेमाल होनी होती है। अब एक
स्टेज पहुंचती है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है। कब? जब ग्लूकोज विद इन द सेल इज एग्जॉस्टेड। दैट मीन्स कि जब ग्लूकोज खत्म हो जाती है सेल्स में, ठीक है, तब ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन ये खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता क्या है? रिजल्टिंग इन फेलियर ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। तो जब सोडियम पोटाशियम पंप ही वर्क नहीं करेंगे तो आपकी एटीपी नहीं बनेगी, और जब आपकी एटीपी नहीं बनेगी तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। डेट आर सिनेरियो लीड्स टू व्हेन देयर इज अ लो ग्लूकोज लेवल इन सेल और एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। डेट विल लीड्स टू सोडियम पोटाशियम एटीपी फेलियर, ठीक है। जब ये एटीपी फेलियर हो जाएंगे डेट मीन्स कि एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी। जब एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो जो सेल है वो जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। जो इंट्रासेल्युलर कंटेंट है वो लीक आउट होंगे, इंक्लूडिंग पोटाशियम, ठीक है। आप सबको पता है सेल्स आर सुसाइडल बॉम्ब ऑफ पोटाशियम। सेल्स जब पोटाशियम लीक करेंगे दे आर रिस्क ऑफ हाई रिस्क ऑफ वेरी वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग हाइपरकैलेमिया, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी हमें मौका मिला तो, ठीक है। उसके बाद होता है हाइपोक्सिया, एसिडोसिस। हाइपोक्सिया भी था, ठीक है। अब एसिडोसिस भी हो गया। दैट विल लीड्स टू एक्टिवेट द कंप्लीमेंट एंड द न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। हाइपोक्सिया था, ठीक है। उसके बाद एसिडोसिस था। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? ये कंप्लीमेंट एक्टिवेशन करेंगे, जो कि न्यूट्रोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों कंप्लीमेंट और न्यूट्रोफिल्स जो है ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स। और आप सबको पता है कि फ्री रेडिकल जो है वो इंजरी काज करते हैं। आपने एथेरोस्क्लेरोसिस की अगर फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है उधर भी आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। सोप सेल्स और फोम सेल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स का अपना बहुत बड़ा रोल होता है काजिंग एनी इंजरी, ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये कैपिलरी एंडोथेलियल को डैमेज करेंगे, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस की जो आपने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा फ्री रेडिकल जो है वो जब कैपिलरी डैमेज करते हैं, एंडोथेलियल को डैमेज करते हैं, तो होता क्या है कि स्मूथ सेल्स हैं वो फैट को खाते हैं, वो खाकर वो स्कैवेंजर सेल्स बन जाते हैं और वो फिर बल्जिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे? काजिंग कैपिलरी डैमेज, ठीक है। ये थी पैथोफिजियोलॉजी। अब आ जाओ सिस्टमिक फीचर्स। व्हाट आर द सिस्टमिक फीचर्स ऑफ शॉक? सिस्टमिक फीचर में सबसे पहले आपने याद रखना है कि टैकीकार्डिया हमें देखने को मिलता है इन पेशेंट्स में, एंड देयर विल बी अ सिस्टमिक वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। टैकीकार्डिया में क्यों देखने को मिलता है? वेसिकंस्ट्रिक्शन हमें क्यों देखने को मिलती है? वेसोकंस्ट्रिक्शन हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि पेशेंट इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। व्हेनेवर अ पेशेंट इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक देयर विल बी अ हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपोटेंशन क्यों होगी? क्योंकि देयर विल बी डिक्रीज इन प्री लोड एंड आफ्टर लोड, ठीक है। डिक्रीज इन प्री लोड एंड आफ्टर लोड। जब प्री लोड एंड आफ्टर लोड डिक्रीज है दैट मींस हाइपोटेंशन है, तो हमारी बॉडी इस हाइपोटेंशन को कंपेंसेट करने के चक्कर में वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा देगी, ठीक है। तो वेसोकंस्ट्रिक्शन हमें इस चक्कर में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हो गया हाउ टेकिकार्डिया सिस्टमिक वेसोकंस्ट्रिक्शन अकर, ठीक है। अब आ जाओ टैकीकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया इसलिए होता है कि हमारा जब हाइपोवोलीमिया होता है या हाइपोटेंशन होता है तो हमारे जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं लो ब्लड स्टेट को, ठीक है। जब वो लो ब्लड स्टेट को डिटेक्ट करते हैं तो उसको कंपेंसेट करने के लिए सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंड्यूस करवाते हैं बाय रिलीज ऑफ कैटकोलमाइंस, ठीक है। जब कैटकोलमाइंस रिलीज होंगे दैट विल लीड टू द इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये टैकीकार्डिया क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। उसके बाद आ जाओ तो दूसरा फीचर है
इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड मिनट वेंटिलेशन, ठीक है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट विथ मिनट वेंटिलेशन। अब रेस्पिरेटरी क्यों होता है? बिकॉज वी हैव टू compensate the acidosis that occurs due to the production of lactic acidosis as a expense of on the expense of or at the expense of anaerobic respiration, सिंपल इज दैट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे? एक्सक्रीट करेंगे, टू एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद दैट विल लीड टू, सारी बात है, दैट विल लीड टू कंपेंसेटरी रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, ठीक है, ये फीचर हो गया। उसके बाद आ जाओ, देर इज अ डिक्रीज परफ्यूम प्रेशर इन द किडनी। होता क्या है, आप सबको पता है कि वेन एवर देर इज अ कंडीशन ऑफ शोक, वहां पर परफ्यूजन नहीं हो रही टिश्यू की, तो होगा क्या कि हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑन किडनी क्या होगा? इफेक्ट ऑन किडनी होगा कि हमारा जो जीएफआर है वो डिक्रीज हो जाएगा। वेन एवर देर विल बी अ डिक्रीज जीएफआर, दैट मीन्स के यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होगा क्या होगा, जब हमारा जो यूरिन जीएफआर डिक्रीज होगा तो वो सोडियम जो है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट से होकर डिस्टल एंड पर पहुंचना होता है, प्रोक्सिमल से डिस्टल पे, तो वहां पर सोडियम नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो ना, यहाँ पर जब जीएफआर ही डिक्रीज हो गया तो सोडियम जो आना था वो नहीं आ रहा, तो जब लो सोडियम स्टेट को ही हमारा सिस्टम डिटेक्ट करेगा, दैट विल लीड टू इंक्रीज सोडियम एंड water reabsorption from the activation of renin angiotensin system, ठीक है। मैकुला डेंस मैकुला जो है होते हैं सेल्स, वो जो है इसको डिटेक्ट करते हैं लो सोडियम स्टेट को, दैट विल एक्टिवेट द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। वो जो हाइपोटेंशन को उसको भी कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज हार्मोनल एक्टिविटी, विच हार्मोन्स increase antidiuretic hormone that cause vasoconstriction and the water retention by retention of the sodium, ठीक है। कोर्टिसोल इंक्रीज होता है, ठीक है, दैट विल कंट्रीब्यूट टू द सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड सेंसिटाइजिंग द सेल टू कैटकोलामाइन्स। तो ये जो है ये हमें देखने को मिलता है। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आध एमसीक्यू तो लाजमी आएगा सर्जरी में से, सर्जरी का इसमें से रिलेटेड, शोक वाले टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ शोक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ शोक जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है इनिशिएटिंग मैकेनिज्म पर, या इसकी कौन कौन सी टाइप है। इसकी टाइप है हाइपोवोलेमिक शोक, कार्डियोजेनिक शोक, ऑब्स्ट्रक्टिव शोक, डिस्ट्रीब्यूटिव शोक एंड एंडोक्राइन शोक। हम इसको बारी बारी सबको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाए तो हाइपोवोलेमिक शोक। व्हाट इज हाइपोवोलेमिक शोक? नाम से पता चल रहा है, हाइपो मीन लो, वोलेमिक मीन वॉल्यूम, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो लो होने की वजह से जो टिश्यू डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन होती है उसको हम हाइपोवोलेमिक शोक कहते हैं। एंड डिस्पाइट इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज एनी शोक, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन भी है अबव ऑल द टाइप ऑफ शोक्स, ठीक है। इट इज caused by reduced circulating volume, जैसे कि मैंने बता दी, हाइपोमीन रिड्यूस वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एंड शोक। तो आपको पता ही है कि ये वो कंडीशन है जिसमें सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको शोक हो जाता है। अब इसकी दो इंपॉर्टेंट काजेज हैं, ठीक है। द वन इज फर्स्ट वन इज हेमरेजिक, ठीक है। हेमरेज हो तो सारी बात है ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड लॉस क्या करेगा? ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगा। तो जब वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगा तो क्या होगा? हाइपोवोलेमिक शोक हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोवोलेमिक शोक। सेकंड पे आ जाओ तो नॉन हेमरेजिक कॉज है। नॉन हेमरेजिक में कौन कौन सी इंक्लूड हो सकती है? मैसिव एक्सेसिव वोमिटिंग, ठीक है, एक्सेसिव डायरिया, ठीक है, यूरिनरी लॉस इन केस वी हैव सीन इन डायबिटीज मेलिटस पेशेंट। डायबिटीज के पेशेंट को पता है, देखते हो आप कि उनमें
यूरिनेशन, उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो पेंक्रियाटाइटस। पेंक्रियाटाइटस में होता कि है कि थर्ड स्पेसिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वॉल्यूम जो है, जब पेंक्रियाटाइटस होता है तो थर्ड स्पेसिंग में वॉल्यूम चला जाता है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिया हो जाता है। तो ये नॉन हेमोरेजिक काज ऑफ द हाइपोवोलेमिक शोक था, ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि वेन एवर देर इज हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया क्या करेगा, देर विल बी डेट विल लीड टू द डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, ठीक है। फिजियोलॉजी में क्या होगा, whenever there is a hypovolemia, ठीक है, that will lead to the decrease cardiac output। क्योंकि यार वॉल्यूम ही ब्लड का डिक्रीज है, हमारे हार्ट को जितना वॉल्यूम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उसने पंप करना है। तो whenever there is a increase blood volume, that will lead to the increase cardiac output। तो सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा decrease cardiac output due to decrease volume of the blood, ठीक है। अब चूंकि डिक्रीज कार्डिक आउटपुट हमें देखने को मिलेगा, डेट मींस द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर विल बी डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम ही कम आ रहा है पीछे से ब्लड। फॉर एग्जांपल दिस इज योर हार्ट, ठीक है। वेनस रिटर्न भी तो होना है ना, वेनस रिटर्न ही जब कम आ रहा है तो डेट मींस के लेफ्ट साइड हार्ट को भी वॉल्यूम कम मिल रहा है। जब वॉल्यूम कम मिल रहा है तो यहाँ पर जो डायस्टोल एंड होगा, तो वहां पर जब वॉल्यूम कम होगा तो डेट मींस देयर इज अ डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पर आपको डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चूंकि परफ्यूजन लो टिश्यू परफ्यूजन है, तो होगा क्या कि आपके जो आपकी बॉडी क्या करेगी, जो मेन ऑर्गन्स है ना, मेजर ऑर्गन्स है, उनको खून पहुंचाने का काम करेगा। जो आपके अननेसेसरी ऑर्गन्स हैं, लाइक योर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, उनको वो नहीं पहुंचाएगा। तो इस वजह से हम ये जो शौक है ना, इसको हम कोल्ड शौक भी कहते हैं। कोल्ड शौक में कौन कौन से आ जाते हैं? कोल्ड शौक में जो है हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑब्स्ट्रक्टिव शौक आ जाते हैं, ठीक है। ये जो तीन शौक जो है, ये कोल्ड, इनको कोल्ड शौक भी कहते हैं, क्योंकि इनमें पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन, पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जब वो इंक्रीज हो जाती है तो आपकी जो पेरिफेरीज में ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं होता, तो आपको कमी कमी सा ना फील होता है। तो that's why we classify these three type of shocks in the cold shock, ठीक है। आगे हम पर देखेंगे। तो होता क्या है इसमें, इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी बॉडी ने मैकेनिज्म, एक कैपेसिटी मैकेनिज्म के तौर पर करना होता है, ताकि जो हमारे वाइटल ऑर्गन है उनको ब्लड अच्छे से मिल सके, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ डिक्रीज्ड मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजनेशन कंटेंट। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज आना है अगर आया तो, ठीक है। क्या कह रहा हूँ? वो ये कह रहा हूँ कि देयर विल बी अ डिक्रीज मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजनेशन कंटेंट। क्यों? क्योंकि इसमें होता कि है कि जो ब्लड वॉल्यूम का फ्लो है वो डिक्रीज हुआ होता है थ्रू द माइक्रो सर्कुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज है ना, हाइपोटेंशन हुआ है। अब ये ब्लड जा रहा है, इसका फ्लो बहुत कम है, कंस्ट्रिक्शन भी हुई है जिसकी वजह से फ्लो कम हुआ है। होगा क्या कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और एक ब्लड है जो कि 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। यू हैव टू आंसर मी दैट, आपके लिए 20 किलोमीटर वाली स्पीड से जाने वाला बंदा ज्यादा आसानी से पकड़ना आसान पॉसिबल है, या 50 किलोमीटर की स्पीड से जाने वाले बंदे को आप ज्यादा आसानी से पकड़ सकते हो? ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी 20 किलोमीटर, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये आहिस्ता से गुजरता है ना, जारी बात है, आपको कैपिलरी बेड है ना, कैपिलरी बेड है, एक साइड से आर्टरी को कनेक्शन है और यहाँ से कैपिलरी से होते होते ये वेनस में चला जाता है। इसको हम मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजनेशन कहते हैं, ये वाले एरिया को। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये कि ये इसकी स्पीड बहुत लो होती है इस वॉल्यूम की, ब्लड की, इन केस ऑफ कोल्ड शॉक। कोल्ड शॉक में कौन कौन से आ जाते हैं? हाइपोवोलेमिया शॉक आ जाते हैं, कार्डियोजेनिक आ जाते हैं, और कौन कौन से आ जाते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक आ जाते हैं, ठीक है। अब जब ये आहिस्ता आहिस्ता से गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर टिश्यूज होते हैं, होगा क्या, होगा ये कि ये टिश्यूज जो है इनमें जो ऑक्सीजन होगी उनको कैच कर लेंगे, ठीक है।
जब कैच कर लेंगे तो जब ये कैपिलरीज की तरफ पहुंचेगा तो होगा क्या कि ये जो मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन है ये डिक्रीज हो जाएगी। अब आपको समझ आई कि व्हाई देयर विल बी सीन ऑफ मिक्स्ड डिक्रीज इन मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजनेशन। तो ये सारी स्टोरी होती है, ठीक है। ये थी इसकी कहानी। अब इसकी हाइपोवोलेमिक शॉक की ना क्लासेस होती है, 4 क्लासेस है, लाजमी याद रखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर वॉल्यूम लॉस्ट लिखने दो, हाउ मच वॉल्यूम लॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर मुझे लिखने दो ग्रेड, है, और यहाँ पर मुझे लिखने दो क्लिनिकल फीचर्स, व्हाट क्लिनिकल फीचर यू विल फाइंड इन दोज पेशेंट हु हैव blah blah blah, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अ पेशेंट हु हैव लॉस्ट 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है, 15%, ये आप कह सकते हो कि अबाउट 750 ml ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है। इसको हम ग्रेड 1 का नाम देते हैं। इन पेशेंट में आपको माइल्ड टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ये होगी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है 15 टू 30% लॉस, दैट मीन्स 750 ml टू 1500 ml ब्लड लॉस हुआ, ठीक है। ये सेकंड ग्रेड हो जाएगा। इसमें आपको कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, इसमें आपको ऊपर वाली टैकीकार्डिया प्लस आपको कोल्ड पेरिफेरीज देखने को मिलेगी, कोल्ड पेरिफेरीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ थर्ड पे, तो थर्ड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 30 टू 40% मीन्स योर पेशेंट लॉस अ टोटल ब्लड फ्रॉम बिटवीन 1500 टू 2000 ml, इसको हम थर्ड ग्रेड का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इंक्रीज टैकीकार्डिया, दैट मीन्स मार्क टैकीकार्डिया, ठीक है। उसके बाद टैकीपनिया भी देखने को मिलेगा, सारी बात है, मैंने क्या बताया ऊपर कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है तो टैकीपनिया हम इसको कहते हैं, ठीक है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसके बाद ओलिगोयूरिया, जारी बात है जीएफआर डिक्रीज होगा तो दैट विल लीड टू द डिक्रीज यूरिन आउटपुट, प्लस दैट विल बी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों होगी भाई, आपके ब्रेन को ब्लड ही नहीं मिल रहा तो कंफ्यूजन तो होगी ना। उसके बाद आओ जो थर्ड ग्रेड दैट इज कंसिडर 40 टू 50% एंड ब्लड लॉस विल बी मोर देन 2000 ml, इसको हम फोर्थ ग्रेड कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगी, इसमें हमें मार्क्ड टेकिकार्डिया, ठीक है, लो बीपी एंड लो ग्लूकोज, लो ग्लूकोज वगैरह हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारा सीन था, ये आपने देख लेना है इस चीज को, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो उसके बाद है कार्डियोजेनिक शॉक। द शॉक caused by any cardiac disease or any cardiac disease that is responsible for shock is called primary cardiogenic shock, ठीक है। इट इज अकर ड्यू टू द प्राइमरी फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप, जारी बात है कार्डियोजेनिक इन कार्डिक रिलेटेड डिजीज है। क्या इसमें होता है कि आपका हार्ट किसी भी सूरत में फेल टू पंप, फेल टू डिलीवर द ब्लड और वॉल्यूम टू द टिश्यू, इस कंडीशन में होता है। कौन कौन सी कंडीशन में है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन मोस्ट कॉमन है, ठीक है। उसके बाद कार्डिक डिसरिथमियाज, ठीक है, ये ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, ये टेकिकार्डिया भी हो सकता है। टेकिकार्डिया में क्यों नहीं हो सकता, ये भी आपको एक समझने की बात है कि जब कभी भी आपकी स्पीड एक लिमिट से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप उसको कैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेकिकार्डिया में जब भी आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाए तो ब्लड इतनी स्पीड से पंप करता है कि वो पूरा का पूरा ब्लड पंप ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको ये शौक देखने को मिलता है, ठीक है। वेलवुलर हार्ट डिजीज, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो ब्लंट मायोकार्डियल इंजरीज, ठीक है, और कार्डियोमेगाली,
सब कुछ भूल जाओ, ये 3 लाज़मी याद रखो। द फर्स्ट वन इज़ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, द सेकंड वन इज़ कार्डियक डिसरिथमिया एंड द लास्ट वन इज़ कार्डियोमेगाली। ये जो 3 है ये लाज़मी याद रखनी है, इन केसेस में कार्डियोजेनिक शॉक होता है। बाकी सब चीज़ें चाहे आप भूल जाओ, ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि व्हेनेवर, जारी बात है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल डिक्रीज हुई पड़ी हुई है, ठीक है। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज हुई पड़ी है, तो दैट विल लीड टू द डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक चीज देखने को मिलती है, वो ये देखने को मिलती है, देर इज इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर, इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लड होता है, जारी बात है, एक वेंट्रिकल है वो पंप नहीं सही से कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा वेंट्रिकल जो था वो 100 लीटर, जस्ट एज्यूम कि मेरा जो वेंट्रिकल था वो 100% पंप कर रहा था ब्लड को, ठीक है। एक आपका हार्ट है जो 100% 100 लीटर ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। अब जब इसकी पंपिंग एबिलिटी कम हो जाएगी तो ये क्या सारा ही करेगा, हालांकि उसकी कैपेसिटी 100 की ही है, ठीक है। होगा क्या, होगा ये कि 100 में से ये मे भी 70 लीटर आउट कर दे और ये रिमेनिंग 30% रह जाएगा। अब ये जो 30% रिमेनिंग रह रहा है, इसने अगले 100 के साथ मिलना है, दैट मीन्स दैट विल लीड टू 130। अब 130 में से अपने हमारा जो हार्ट है वो क्या कर रहा था, वो तो सिर्फ और सिर्फ 70 कर रहा था। अब ये 30 इसका रह जाएगा, 30 इसका रह जाएगा, 60 रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, दैट विल लीड टू ब्लड एक्युमुलेशन इन द वेंट्रिकल। एंड जब कभी भी वेंट्रिकल में ब्लड पूलिंग होती है, एक्युमुलेशन होती है, तो जारी बात है कि डायस्टोल का मतलब क्या है, डायस्टोल के एंड पे जो प्रेशर होता है उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन फेज का जो एंड प्रेशर होता है उसको हम एंड डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो जारी बात है, जितना वॉल्यूम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, तो दैट विल लीड टू द इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये दो बातें हुई। उसके बाद आ जाओ तो इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। जारी बात है, आपका कार्डिक आउटपुट डिक्रीज है तो आपकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? पहले भी बताया है कि हमारे वाइटल्स ऑर्गन को हमारी बॉडी ने पंप ब्लड जो है पहुंचाना होता है। हमारी जो आर्म्स की जो हमारी एक्सट्रीमिटीज है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमारे वाइटल ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो क्या होता है, इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाता है ड्यू टू द vasoconstriction ऑफ द आर्टियोल्स। अच्छा, इसमें भी ऊपर वाली कहानी होती है, इसमें भी आपको डिक्रीज मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन मिलती है। क्यों? वो ऊपर वाली कहानी है हाइपोवोलेमिक की, इसमें भी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, ब्लड का फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो टिश्यू के लिए ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करना होता है वो ज्यादा आसान हो जाता है। जब टिश्यू ज्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स द वेनस मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारी कहानी है। उसके बाद आ जाओ तो उसके बाद जो है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। नाम से पता चल रहा है कि समथिंग उनका ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट रिजल्ट फ्रॉम द रिड्यूस प्रीलोड बिकॉज ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कार्डिक फिलिंग। इस शॉक में होता है ये कि हमारे कार्डिक, हमारे दिल पे कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जो कि हमारे प्रीलोड को रिड्यूस कर देती है। इसकी काजेज क्या है? इसकी काजेज बहुत इंपॉर्टेंट, कार्डिक टेम्पोनेट, ठीक है। उसके बाद टेंशन न्यूमोथोरैक्स सबसे इंपॉर्टेंट काज, टेंशन। ये दोनों तो आपने याद रखनी है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स एंड कार्डिक टेम्पोनेट। तीसरे पे आ जाओ तो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और चौथे पे आ जाओ तो एयर एम्बोलिज्म। इसलिए जो अत्ताई डॉक्टर है ना उनके पास कम से कम जाना चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्शन में एयर बबल ठोक देते हैं वेन में, और दैट इज वेरी वेरी लिथल, बंदे की डेथ कर देता है वो छोटा से एयर एम्बोलस भी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है सेम लाइक
वही है, इसमें भी वही होता है, रिड्यूस कार्डिक आउटपुट जो हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल एंडोस्टोलिक प्रेशर इसमें कम होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर सिर्फ और सिर्फ उसमें ज्यादा होता है कार्डियोजेनिक शॉक में, ठीक है। उसके बाद मिक्स वेनस ऑक्सीजनेशन इसमें भी कम होती है, इसमें भी आपको पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज देखने को मिलती है। तो ये सारी कहानी है। ये हो गए कोल्ड शॉक। क्यों कोल्ड शॉक? क्योंकि आपकी पेरिफेरीज में पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड नहीं जा पाता है। तो जब ब्लड नहीं जा पाएगा तो आपको स्किन जो है वो कामी कामी फील होगी, ठंडी ठंडी आपको फील होगी, अगर मैं आम जुबान में समझाऊं। अब आ जाओ हम दूसरी तरफ, दैट इज कॉल्ड वार्म शॉक, ठीक है। वार्म शॉक, और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोटेंशन एंड जनरलाइज्ड टिश्यू हाइपोक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम वैसोडाइलेशन। अब फॉर एग्जांपल, ये एक वेसल है, ठीक है, और एक ये वेसल है। यू कैन टेल मी किस वेसल में सबसे ज्यादा हाई प्रेशर से पानी निकलेगा? तो आप कहोगे नंबर वन या नंबर टू। तो जाहिर सी बात है नंबर वन। आपने कभी नोट किया होगा कि आप जब कभी भी गार्डन में जाते हो तो अपने पौधों को पानी देते हो किसी प्लास्टिक रबर वाले पाइप से, तो जब आप उसके ल्यूमन के आगे अपनी उंगली रखते हो तो क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल तरह से पानी निकलता है, ठीक है। यही कहानी है कि जब कभी भी आप डायमीटर किसी भी होलो चीज का रिड्यूस करते हो तो वो पीछे से आने वाली जो चीज है उसका प्रेशर बनता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो एक प्रोजेक्टाइल फैशन में निकलता है। एज कम्पेयर टू वेन एवर यू विल गो फॉर डायलेशन, आप जब भी कभी आपने एक मरतबा हाथ रखा, आपने हाथ छोड़ा, तो वो वैसे का वैसे ही इसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन था वो डिक्रीज हो गया, वो अपने लेमिनार फ्लो में बहने लग गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये बताने का मतलब ये था कि हाइपोटेंशन क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि देयर विल बी अ वैसोडाइलेशन, ठीक है। जब वैसोडाइलेशन हो जाएगी तो ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, दैट विल लीड टू हाइपोटेंशन। अब समझ आई हाइपोटेंशन क्यों होती है। और आपको हाइपरटेंशन का भी पता लग जाना चाहिए, हाइपरटेंशन क्यों होता है। हाइपरटेंशन सिस्टमिक रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब वैसोडाइलेशन होगी तो अब आपको यहाँ पर पता लग जाना चाहिए कि वैसोडाइलेशन हुई है तो व्हाई इट्स नेम इज कॉल्ड वार्म शो, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज कॉल्ड वार्म शो। जब वैसोडाइलेशन हो जाएगी तो ब्लड जाएगा पेरिफेरीज में, जब पेरिफेरीज में ब्लड जाएगा तो होगा क्या होगा, ये कि हमारा बॉडी जो है वो गरम गरम फील करेगा। इसकी डिफरेंट काजेज है, इसकी काजेज है एनाफिलेक्सिस शोक शोक, ठीक है। एनाफिलेक्सिस शोक क्या होता है? एनाफिलेक्सिस शॉक इसमें होता ये है कि वेसोडाइलेशन काज बाय हिस्टामिन रिलीज, हिस्टामिन की वजह से जो है वेसोडाइलेशन होती है, इसको हम एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो न्यूरोजेनिक शॉक होता है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक, यू कैन से न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब न्यूरोजेनिक शॉक होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, तो होता क्या है कि हमारे जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। डैमेज टू सिंपैथेटिक आउटफ्लो। जब ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो डैमेज हो जाता है, दैट विल लीड्स टू वेसोडाइलेशन। आपको पता है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। जब ये डैमेज हो जाएगा तो इनके रिसेप्टर्स हमारे आर्टरीज में भी होते हैं, बी रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये लॉस हो जाएंगे तो वेसो कंस्ट्रिक्शन मेंटेन नहीं रहेगी। जब वो मेंटेन रहेगी तो दैट विल लीड टू द वेसोडाइलेशन। तो जब वेसोडाइलेशन होगी तो वही कहानी, व्हाई वी कॉल्ड इट वार्म शॉक, ठीक है। तो न्यूरोजेनिक सिंड्रोम, न्यूरोजेनिक शॉक से भी हमें देखने को मिलता है। तीसरा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेप्सिस। सेप्टिक शॉक का तो सबको ही पता होगा। ये सेप्टिक शॉक क्यों होता है? हमारे बैक्टीरिया जो एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो जो एंडोटॉक्सिन जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो हमारे ह्यूमरल कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। दैट लीड्स टू द वेसोडाइलेशन, ठीक है। जो एंडोटॉक्सिन होते हैं ना,
एंडोटॉक्सिन होते हैं जो सेप्टिक शॉक में, वो सेप्टिक शॉक में वेजोडाइलेशन ही एंडोटॉक्सिन करवाते हैं। ठीक है। अब वाई वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मोस्टली हॉस्पिटल्स में आपको सेप्टिक शॉक भी देखने को मिलता है, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी हमें करनी है। ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये कि इंक्रीज, इनिशियली देयर इज इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, इनिशियली देयर इज इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। क्यों? क्योंकि हमारी जो आर्टरीज हैं वो डायलेट हुई हुई होती हैं। ठीक है। जब वो डायलेट हुई हुई होती हैं तो क्या होगा, हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इनिशियली जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज होता है, व्हाई? बिकॉज देयर इज रोटिक डायलेशन। ठीक है, और रोटिक कह रहा हूँ, आर्टरियल डायलेशन होती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि देयर विल बी अ डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर। देयर इज डिक्रीज इन एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है। क्यों एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है? बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। ठीक है। और आर्टरियल डायलेशन की वजह से ब्लड भी कम आ रहा था, जिसकी वजह से हमें डिक्रीज इन एंड डायस्टोलिक प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बरक्स हमें डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। ठीक है। तो सारी बात है, जब डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगी तो ही आर्टरी डायलेशन होगी ना। ठीक है। और दूसरी बात, देर इज, हमें कोल्ड एक्सट्रीमिटीज में मिक्स वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या देखने को मिली थी, कम मिली थी। लेकिन यहाँ पर जो है मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी कैपिलरी था, कैपिलरी बेड था, यहाँ से जब आर्टरी डायलेट हुई है तो दैट मीन यहाँ पर फ्लो ज्यादा है। वही बात मैंने ऊपर की कि आपके लिए किस बंदे को पकड़ना आसान होगा, 20 किलोमीटर वाले बंदे के लिए या 50 किलोमीटर वाले बंदे के लिए? तो यहाँ पर स्पीड 50 किलोमीटर, आप इसको कैच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं विद इन द ब्लड सेल्स, वो तेजी से गुजर रहे होते हैं, तो टिश्यू जो है वो इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो जब ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते तो ये जो ऑक्सीजन विद इन द रेड ब्लड सेल्स ही होती है ये आगे निकल जाती है। तो जब जाके वेनस के साथ मिक्स होती है तो दैट विल leads to, we will see there is a increased mixed venous oxygen। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो। उसके बाद हमारी आखिरी टाइप रहेगी है दैट इज एंडोक्राइन शॉक। एंडोक्राइन शॉक जो है बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हाइपोवोलेमिक कार्डियोजेनिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ठीक है। तो इसको इतना हम रहने देते हैं, इसको नहीं हम जा रहे हैं, हमने जो मेन मेन शॉक थे वो कर लिए। एंडोक्राइन शॉक में होता ही है कि इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक का भी कॉम्बिनेशन हो जाता है, इसमें कार्डियोजेनिक का भी हो जाता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का भी हो जाता है। इसकी काजिज क्या, हाइपोथायराइडिज्म, मैक्सिडिमा कोमा, हाइपरथायराइडिज्म एंड एड्रिनल इनसफिशिएंसी हमें देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये याद रखनी है आपने कि कार्डियोवैस्कुलर एंड मेटाबॉलिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द शॉक आपने लाजमी याद रखने हैं। वही जो ऊपर मैंने हर चीज हर शॉक में बताए कि कार्डिक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा, एंड डायस्टोलिक प्रेशर का क्या फर्क होगा। ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड वेनस वेनस प्रेशर है, उसका क्या हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो कार्डियोवैस्कुलर एंड मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शॉक है ये लाजमी याद रखने हैं आपने, क्योंकि इनको देखकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। एक बात जो यहाँ पर मैंने लिखनी है फॉर ऑल, तो वो ये लिखनी है कि बेस डेफिसिट क्या होता है। बेस डेफिसिट का मतलब लॉस ऑफ बेस। तो जाहिर सी बात है सारे शौक में क्या होता है, ये हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि देर इज फॉर्मेशन ऑफ, या यू कैन से कि इन सब शौक में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो जारी बात है जहाँ पर एसिडोसिस होगा वहां पर बेस तो होगी नहीं। तो बेस डेफिसिट की वजह वजह से ये सारे के सारे शौक जो हैं, जो हाइपोवोलेमिक शौक है, कार्डियोजेनिक शौक है, अपसेप्टिक शौक है, डिस्ट्रीब्यूटिव शौक है, इन सब में जो है ये आपको हाई देखने को मिलेगा। बाकी मैंने जितने भी कार्डियोवास्कुलर एंड मेटाबॉलिक करेक्टरिस्टिक पूरा शौक है वो हर शौक के साथ साथ आपको बता दिए हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो क्लिनिकल फीचर ऑफ द शौक क्या क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर ऑफ द शौक में आ जाओ तो आपको हाइपोटेंशन होता है। ठीक है। उसके बाद टेकिकार्डिया होता है।
ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो कोल्ड क्लैमी पेरिफेरीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद कंफ्यूज्ड स्टेट होती है, सारी बातें हमारे ब्रेन को जब एक टाइम आ जाएगा, वक्त एक वक्त आएगा जब वो कंपेंसेटरी तौर पर अपना काम करना छोड़ देगा, कंपेंसेशन करता रहेगा बेचारा। जब एक वक्त आ जाएगा जब वो थक जाएगा तो बेचारे को कंफ्यूजन देखने को मिलेगी। उसके बाद फीचर्स ऑफ द सेप्टिक शॉक में आपको देखने को क्या मिलेगा, सेप्टिक शॉक में आपको वार्म स्किन देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों, देयर इज अ वेसोडाइलेशन, ठीक है। बाउंडिंग पल्स आपको देखने को मिलेगी, मॉर्निंग पल्स क्यों, बिकॉज देयर इज अ इंक्रीज ऑफ कार्डियक आउटपुट। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर इज अ न्यूट्रोफिल ट्रांसमाइग्रेशन इनटू द एल्वियोली, आपको देखने को मिल सकता है। और आपको इन पेशेंट में डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन भी देखने को मिलती है, क्योंकि एंडोटॉक्सिन जो है वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेशन, सेप्टिक शॉक क्यों होता है, सेप्टिक शॉक बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन की वजह से होता है। जब वो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होगा तो दैट लीड्स टू द क्या करेगा वो हमारे जो इंट्रानिक एंड एक्सट्रानिक कोआगुलेशन फैक्टर है उनको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जब उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी तो दैट विल लीड्स टू डीआईसी, फुल फॉर्म इज डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने बात याद रखनी है वो ये कि ये जो मैं अभी एनसर्कल कर रहा हूँ टैकीकार्डिया, इट इज द मोस्ट एंड अर्लीस्ट मेजरेबल सर्कुलेटरी साइन ऑफ स्ट्रोक इन मोस्ट केसेस। सबसे पहले आपको ये साइन देखने को मिलेगा, लेकिन उन पेशेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि ऑलरेडी बीटा ब्लोकर्स पर हैं या जो पेस मेकर जिनमें डला हुआ है, उन पेशेंट्स में जो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो हाउ वी विल मैनेज दो पेशेंट्स ऑफ द शोक। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है इन पेशेंट्स में, ठीक है। सबसे पहले तो हमने उनकी वेस्कुलर लाइन एक्सेस लेनी है, तो उसके लिए हम पोस्यूल लॉ फॉलो करेंगे। वो कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ रेडियस ऑफ द कैनुला एंड इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स लेंथ। तो इसके लिए सूटेबल जो कैनुला है वो बेसिकली हम दो कैथीटर्स यूज करते हैं, शॉर्ट वाइड बोर कैथीटर्स एंड लॉन्ग नैरो नीडल्स, ठीक है। बेसिकली हम लॉन्ग नैरो के टीचर जो है नीडल जो है बेसिकली हम उनको सेंट्रल वेनस के टीचर्स भी कहते हैं, जो हम गले से डालते हैं, ठीक है, जुगुलर वेन वगैरह में डालते हैं, तो वो होते हैं, ठीक है। उसकी कॉम्प्लिकेशन भी बहुत होती है, तो इसलिए लिहाजा वो हम यूज नहीं करते इतना, ठीक है। लेकिन हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो शॉर्ट वाइट बोर कैथीटर्स यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर आइडियल कैथीटर्स फॉर वेस्कुलर एक्सेस इन द पेशेंट विद शॉक, ठीक है। ये कैथीटर इन कैथीटर से होता है कि रैपिड इन्फ्यूजन नहीं होता है, फ्लूइड हो जाती है। टाइप ऑफ फ्लूइड्स हमने इनमें कौन कौन से देने होते हैं इनमें हमने, अच्छा अब ये जो टाइप ऑफ फ्लूइड्स है ना, इससे पहले हमें समझने की जरूरत है कि टोटल बॉडी वाटर कंपोजिशन क्या क्या होती है। ऊपर मैंने आई थिंक पहली वीडियो में मैंने बताया था, जब मैंने स्केलेटल मसल वेस्टिंग का बताया था ना, उसमें मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर फिर समझा क्योंकि इट्स वर्थ मेंशनिंग एंड इट्स वर्थ लर्निंग अगेन। तो टोटल बॉडी वाटर जो है, टोटल बॉडी वाटर जो है ये 42 लीटर्स होता है इफ वी एज्यूमिंग अ पेशेंट हैविंग अ वेट ऑफ 70 kg, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करें तो ये डिवाइड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम में और इंट्रा सेलुलर वॉल्यूम में। इंट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है ये बेसिकली 2/3 होता है, जो कि राउंड अबाउट 20 लीटर बनता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम ये जो 1/3 होता है, और ये तकरीबन बनता है 14 लीटर होता है, ठीक है। इंट्रा सेलुलर को छोड़ दो, अब आ जाओ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम। एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो ये फर्दर अगेन डिवाइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और इंट्रावास्कुलर फ्लूइड में डिवाइड होता है, जो कि प्लाज्मा वगैरह वगैरह में होता है। तो ये कहते हैं कि जो 11 लीटर है, ठीक है, 11 लीटर जो है ये जो कि बनता है थर्ड फोर्थ, ये होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जो होता है 3 लीटर, ये बनता है 1/4 बनता है, ये जाता है हमारा इंट्रावास्कुलर मींस प्लाज्मा में। ये आपने याद रखना है, ये बेसिकली याद रखना है आपने लाजमी, ठीक है। अब आ जाओ कौन से फ्लूइड्स हमने देने हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड कौन कौन सी है। इसमें आपको आइसोटोनिक क्रिस्टोलेट्स भी देखने को मिलते हैं, हाइपरटोनिक भी देखने को मिलते हैं, क्लोइड्स भी देखने को मिलते हैं, हाइपोटोनिक भी देखने को मिलते हैं, ग्लूकोज भी देखने को मिलती है, D5W, D10W, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में होते क्या है। तो सबसे पहले आ जाओ तो आइसोटोनिक क्रिस्टोलाइट्स क्या आते हैं, आइसोटोनिक
क्रिस्टलोइड्स कहते हैं। आइसोटोनिक का मतलब ये है कि इनकी जो कंपोजिशन जो है, इनको हम नॉर्मल लाइन 0.9% NaCl या NS भी हम इनको कहते हैं। ये जो नॉर्मल लाइन होती है ना 0.9% वाली, ये बेसिकली आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड होते हैं। आइसोटोनिक का मतलब ये है कि इसमें सेम कंपोजिशन होती है जो कि प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो फ्लूइड जब कभी भी हम किसी पेशेंट्स को देते हैं, तो दैट विल रिमेन्स इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कितना था, वो था 14 लीटर था। ठीक है, तो ये रिमेन्स इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड रहता है। ठीक है, ये हो गया आइसोटोनिक फ्लूइड। अब आ जाओ हाइपरटोनिक फ्लूइड्स। ठीक है, हाइपरटोनिक फ्लूइड्स, वो इसका कहने का मतलब ये है, इसमें हम 3% NaCl यूज करते हैं फ्लूइड। तो इसका मतलब ये है कि इसमें NaCl की जो मिकदार है वो एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम या प्लाज्मा वो ज्यादा होती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि डेड रॉस फ्लूइड आउट ऑफ द सेल, डेड रॉस फ्लूइड आउट ऑफ द सेल। क्यों, आपने याद, आपको पता है, इट इज अला कि जहाँ सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहीं पर सॉल्वेंट मूव करेगा। तो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है या फ्लूइड होता है, उसमें जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन और सल्यूट इन प्लाज्मा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हो गया क्या, सॉल्वेंट जो है वो वहां से मूव करके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ड्राज आउट ऑफ द सेल आ जाएगा। ठीक है, इस ये हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में यूज कर सकते हैं, सेरिब्रल एडिमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, सेरिब्रल एडिमा में हमने एडिमा कम करना है ना सेरिब्रल में, तो उसमें भी हम हाइपरटोनिक फ्लूइड्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं, डेक्सट्रोज होते हैं, ग्लूकोज 5%, ठीक है, ग्लूकोज 10%। ठीक है, ये जो है पुअर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं। ठीक है, और ये हमको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ इफ देयर इज अ फ्री वाटर लॉस एज इन डायबिटीज इन स्पाइडर्स और पेशेंट विद सोडियम ओवरलोड। ठीक है, तो ये हाइपोटोनिक फ्लूइड जो है उनको देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए तो क्लोइड्स हैं। ठीक है, क्लोइड्स में आ जाए तो एल्ब्यूमिन है, डेक्स्ट्रॉन है, उसके बाद एक और है गिलोफ्यूजिन, एक फ्लूइड है, वो हम यूज करते हैं इन केस ऑफ कोलोइड्स। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टलोइड्स हैं एंड क्लोइड्स है ना, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है इफ वी आर सीइंग एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो इन दोनों की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो जीरो है। ठीक है, अब आ जाओ कि हमने पेशेंट्स को फ्लूइड्स दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ पेशेंट केम टू यू हेमरेजिक, अ पेशेंट केम टू यू विद हाइपोवोलेमिक शॉक, और हाइपोवोलेमिक शॉक था उसको हेमरेज की वजह से। ठीक है, सबसे पहले तो आपने, अगर अच्छी बात है तो अगर ब्लड अवेलेबल है देन यू हैव टू गो फॉर ब्लड। ठीक है, लेकिन आप सबको पता है कि ब्लड क्रॉस मैच करना होता है, क्रॉस मैच करते वक्त भी 45 मिनट्स लग जाते हैं। मैंने परसेंटेज पता नहीं क्यों लगा दिया है, 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपने उसको रिससिटेट तो करना है ना, तो उस कंडीशन में आप उसको क्या करोगे, उस कंडीशन में आप उसको दोगे फ्लूइड्स दोगे, आप उसको क्रिस्टलोइड सोल्यूशन दे दोगे, नॉर्मल सलाइन दे दोगे, हार्टमैन सोल्यूशन दे दोगे, रिंगर्स लैक्टेट दे दोगे। ठीक है, अब ये जो आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड्स जो है, ये NS हो गया, हार्टमैन सोल्यूशन हो गया, या रिंगर्स लैक्टेट हो गया। अब इसने कहाँ जाना होता है, इसने एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम में जाना है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट केम टू यू एवरेज, जिसको बोला उसका 1000 ml जो है वो ब्लड लॉस हुआ है। ठीक है, इतना हुआ। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, ऊपर मैंने क्यों बताया, वो इसलिए बताया, अभी बताने लगा हूं कि एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो होता है वो 14 लीटर होता है। अब ये जो 14 लीटर है ये फर्दर डिवाइड होकर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें चला जाता है अबाउट 11 लीटर, और जो जाता है मतलब वन थर्ड थर्ड फोर्थ जाता है। ठीक है, और जो इंट्रावास्कुलर है जो प्लाज्मा में, वो जाता है 20, सॉरी उसमें जाता है 3 लीटर्स। ठीक है, टोटल 14 लीटर्स हो गया।
अब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट का 1000 ml ब्लड लॉस हुआ है, तो आप उसको कितने ml नॉर्मल सलाइन दोगे? कॉमन सेंस वाली बात है। 1/4 जो है वो प्लाज्मा में जा रहा है, दैट मीन्स 25% जा रहा है आउट ऑफ 100%, और 75% स्टेज इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दैट मीन्स 1000 ml अगर उसका ब्लड लॉस हुआ है, देन वी हैव टू गिव 4000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन टू दैट पेशेंट। इसमें से 3000 जो है वो इसमें रहेगा, और जो 1000 उसको कैंपेनसेट हो जाएगा, प्लाज्मा में चला जाएगा 1000 जो है, तो आपने 4000 देना है। ठीक है। जब कभी भी आपने फ्लूइड थेरेपी देनी है, तो आपने डायनेमिक फ्लूइड रिस्पॉन्स लाजमी चेक कर लेना। व्हाट इज डायनेमिक फ्लूइड रिस्पॉन्स? डायनेमिक फ्लूइड रिस्पॉन्स, जब कभी भी आप पेशेंट को, हाइपोवोलेमिक के पेशेंट को, किसी भी शौक के पेशेंट को जब फ्लूइड देते हो, तो आप उसके वाइटल्स भी चेक करते हो। तो आपने सबसे पहले तो रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ 250 टू 500 ml की देनी है। ठीक है, विद इन 5 टू 10 मिनट्स। बाद में आपने स्लो डाउन कर देना उसका रेट। जब इतनी रैपिड इन्फ्यूजन करोगे, तो उसका जाहिर बात है कार्डिक वॉल्यूम इंक्रीज इंक्रीज होगा, तो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। तो आपने ये रिस्पॉन्स चेक करना होता है कि आया कि पेशेंट फ्लूइड थेरेपी से रिस्पॉन्स भी कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये ना हो कि आप उसको फ्लूइड थोपते जाओ, वो रिस्पॉन्स ना करे, वो बेचारा फूल जाए। ठीक है, उसमें वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, दैट विल आल्सो लीड्स टू अनदर कॉम्प्लिकेशन। तो आपने ये लाजमी चेक कर लेना है। ठीक है। अब इसमें 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, रिस्पॉन्डर्स होते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, नॉन रिस्पॉन्डर्स होते हैं। रिस्पॉन्डर्स वो होते हैं जो कि जब हम 250 500 ml जब उनको रैपिड इन्फ्यूजन करते हैं, तो वो कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस उनका बेहतरीन हो जाता है, बेहतर हो जाता है। दैट मीन्स के कार्डिक आउटपुट जो डिक्रीज था वो इंक्रीज हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, बीपी उनका नॉर्मल होने लग गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर क्या है? ट्रांजिएंट का मतलब ये है कि थोड़े से वक्त के लिए ठीक होना, बाद में फिर वही सूट गया। ठीक है। शोज रिस्पॉन्स इसमें होता है ये कि कार्डिक आउटपुट ठीक हो जाता है, बीपी भी ठीक हो जाता है, लेकिन एक खास वक्त के बाद क्या होगा कि कुछ देर बाद वही सारा का सारा फिर से दोबारा लो कार्डिक आउटपुट हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी आ जाती है नॉन रिस्पॉन्डर, जिनको आप जितना मर्जी ठोकते रहो फ्लूइड, वो भाई कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, जिनमें सीवियरली वॉल्यूम डिप्लीटेड पेशेंट होते हैं, उनमें आप नो रिस्पॉन्स देखने को देखते हो। ये हो गया फ्लूइड थेरेपी। अब कुछ ड्रग्स भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं कुछ पेशेंट्स में। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक में तो आपने सीधा सीधा फ्लूइड दे दिया, लेकिन कार्डियोजेनिक या ठीक ऑब्स्ट्रक्टिव वगैरह में आपको देखना पड़ता है। ठीक है, वेजोप्रेसर्स वेजोसप्रेसर्स होते हैं, और एनोट्रोपिक सपोर्ट आपने देनी होती है किन पेशेंट में। जो वेजोसप्रेसर है, वेजोसप्रेसर्स अगर मैं लिख देता हूँ, वेजोसप्रेसर। ठीक है, वैदो मतलब वैसा सप्रेसर मीन सप्रेस स्ट्रिक्ट कर देना। ठीक है, तो इनमें हम जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो नोर एड्रेनालिन यूज करते हैं। तो नोर ये हम कब यूज करते हैं? वैदो सप्रेसर दिमाग लगा जरा, हम वहां पर यूज करेंगे जहाँ पर डायलेशन हुई है। और डायलेशन कहाँ पर होती है? डायलेशन डिस्ट्रीब्यूटिव शोक में होती है। ठीक है, क्योंकि उधर लो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है, डायलेशन होती है, तो हम वैसोप्रेसर देंगे, नॉरएड्रेनालिन देंगे, तो उसकी जो है क्या कहते हैं, जो वेसल है वो असिक्ट हो जाएंगी, तो वो जो है हमें अच्छी चीजें मिलेगी। लेकिन ये हम कब देंगे? ये तब हम देंगे जब मेन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो रिमेन लेस देन 60 या 65 हो गया। कुछ बुक में 60 लिखा हुआ है, कुछ में 65 लिखा हुआ है मिलीमीटर ऑफ एजी। अगर ज्यादा होगा इससे, तो फिर हम हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है। और अगर इससे रिमेन कम रहे, तो दैट वी हैव टू श्योरली गो फॉर इन्फ्यूजन ऑफ नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, ये हो गया वेसोप्रेसर। उसके बाद आ जाओ तो आइनोट्रोपिक सपोर्ट। आइनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? आइनोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि आप किसी ड्रग से कार्डियक आउटपुट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दो। तो इसमें जो ड्रग ग्रुप चॉइस है वो डिबुटामिन है। रिमेंबर ऑल दिस। ठीक है, ये हम किन पेशेंट में देते हैं? उन पेशेंट में कार्डियोजेनिक शोक के पेशेंट में, मायोकार्ड जिनमें मायोकार्डियल डिप्रेशन हो जाए, दैट विल लीड टू द शॉक स्टेट। ठीक है, सीवियर सेप्टिक शॉक शॉक में भी हम दे सकते हैं जिन पेशेंट में
लो कार्डिक आउटपुट होता है। अच्छा, अब हमने मॉनिटरिंग भी तो करनी होती है पेशेंट को फीवर देकर। अब मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? मॉनिटरिंग, बेस्ट मॉनिटरिंग, मैं सारे के सारे मॉनिटरिंग मेथड को छोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक लिख रहा हूँ, और वो है कि यूरिन आउटपुट को आपने मेजर करना है। जब कभी भी आप किसी को फ्लूइड दोगे तो दैट मीन्स उसका जीएफआर किडनी से तो जाहिर बात है फिल्टर तो होना ही होना है, तो उसका जीएफआर जो आगे डिक्रीज, दैट विल चेंज इनटू द इंक्रीज जीएफआर। अगर इंक्रीज जीएफआर होता है तो डैट मीन्स के यूरिन आउटपुट ज्यादा हो रहा है। तो यूरिन आउटपुट अडल्ट्स में डिफरेंट होता है, चिल्ड्रन में डिफरेंट होता है, इन्फेंट्स में डिफरेंट होता है। तो अडल्ट्स में जो यूरिन आउटपुट है, एडिक्वेट यूरिन आउटपुट है, वो 0.5 ml पर केजी पर आवर है। ठीक है, जो चिल्ड्रन में वो है 1 ml पर केजी पर आवर है, और जो इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट्स में 2 ml पर केजी बराबर। आप लोग कि भाई इन्फेंट में क्यों है ज्यादा? अब भाई इन्फेंट ने कौन सा सख्त गजा खानी होती है? कौन सा उसने रोटी खानी होती है? उसने तो आज जाके दूध पीना होता है, ये लिक्विड वगैरह पीने होते हैं, तो इस वजह से भाई उसमें यूरिन आउटपुट ज्यादा होता है। ठीक है, तो यार ये थे ये था शौक के बारे में लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप सबको ये अच्छे से समझ आ गई होगी, और मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर तो आपको अच्छी लगी है तो मुझे सिर्फ चिन्ह दो है जो कोई सब्सक्राइब वगैरह एक्सेप्ट नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ ये मानना है, इफ़ यू हैव नॉलेज यू हैव टू शेयर विद अदर्स। ठीक है, सबका जारी है तो थोड़ा आगे पहुंच जाओ। तो ये मेरा एक मोटिव है वीडियोस लेक्चर बनाने का। मुझे सिर्फ ये दो है, मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।